हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। देखिए गाइस, यह लिखा है कि 20 बर्न्ड अलाइव इन आंध्र प्रदेश, फायर क्रैकर यूनिट ब्लास्ट। पहले यहां पे रुकते हैं। यहां जो बर्न्ड आप देख रहे हो गाइस, 20 बर्न्ड अलाइव। अब कई बार होता है कि अखबारों में जब कहीं पर V3 आता है तो हम उसे पैसिव समझते हैं, बट यहां पे समझ में नहीं आता लोगों को कि ये बर्न्ड क्या है, V3 है या V2 है। तो यहां बताना बहुत जरूरी है। देखिए गाइस, सबसे पहले ऐसे समझिए, कुछ होते हैं अर्गेटिव वर्ब्स। अर्गेटिव वर्ब्स का मतलब होता है कि एक ऐसा वर्ब होगा जो दो काम करेगा, एक हैपनिंग और दूसरा डूइंग। हैपनिंग और डूइंग का मतलब क्या है? अगर मैं बर्न की बात करूं तो बर्न के दो मतलब होंगे। एक बर्न का मतलब होगा किसी को जला देना, यानी कि जला देना। अगर जला देना है तो कोई ना कोई जलाएगा, हमें डूअर चाहिए, यानी कि ये डूइंग वर्ब है, डूअर चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बोलूं कि चिंटू ने इस घर को जला दिया, तो चिंटू बर्न्ड दिस हाउस। तो यहां पर चिंटू क्या है? यहां पर चिंटू हमारा डूअर है, ये डूअर है। चिंटू ने ही इस जलाने के एक्शन को परफॉर्म किया, उसने किया है, इसलिए जो बर्न्ड यहां पर है एक डूइंग वर्ब है, एक डूइंग वर्ब है। इसको करने के लिए एक डूअर चाहिए। अब बर्न का एक और मतलब होता है, जो दूसरा मतलब होता है बर्न का, वो होता है बर्न का मतलब जल जाना, खुद जलना। जलना, जलाना नहीं, अपने आप जलना। इसको हम हैपनिंग कहते हैं, इसे कहा जाता है हैपनिंग वर्ब, यानी कि अपने आप हो रहा है, कोई नहीं कर रहा है। हैपनिंग वर्ब, कोई इसको परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये अपने आप हो रहा है। जैसे अगर मैं कहता हूं द हाउस बर्न्ड yesterday, द हाउस बर्न्ड yesterday। अब यहां पर देखिए सब्जेक्ट क्या है? द हाउस है, यह हमारा सब्जेक्ट है। क्या हाउस घर को मतलब जला सकता है? क्या इस एक्शन को हाउस परफॉर्म करेगा? नहीं, हाउस सब्जेक्ट है, बट ये कुछ कर नहीं रहा है, ना ही ये पैसिव है, कोई और भी नहीं कर रहा है, अपने आप हुआ है। तो जब अपने आप हो जाए, देखो घर है और यहां पर बर्न, जल गया जी, घर जल गया, तो ये क्या है? हैपनिंग वर्ब है, इसको हैपनिंग कहते हैं, हैपनिंग वर्ब। तो हैपनिंग वर्ब जब कहीं पर अखबारों में लिखा रहेगा, जैसे अगर अखबारों में ऐसे लिखा हुआ है, लेट्स से कि 20 पीपल बर्न्ड, तो ये समझिए कि ये हैपनिंग है, 20 लोग जल गए, 20 लोग जल गए। अब है कि अगर जला दिए गए, ऐसा भी होता, ऐसा भी होता तो भी ऐसा ही लिखा रहता कि 20 पीपल बर्न्ड, बट आगे पीछे देखकर पता चल जाता कि पैसिव है कि नहीं। जनरली अगर आप ऐसे कहीं पर दिखाई दे तो एक बार हैपनिंग की नजर से जरूर देखना। जैसे यहां पर है 20 बर्न्ड, खाली लिखा है 20 बर्न्ड, तो इसका मतलब है कि 20 लोग जल गए, किसी और ने उनको जला नहीं दिया, कोई गुंडे आकर के उनको जला के नहीं भाग गए। 20 बर्न्ड, 20 लोग जल गए, अलाइव, जिंदा जल गए। कहां? इन एपी फायर क्रैकर यूनिट ब्लास्ट। कोई आंध्र प्रदेश में कोई फायर क्रैकर यूनिट होगा, उसमें ब्लास्ट हो गया। अब लिखा है ₹20 लाख एक्स ग्रेशिया अनाउंस्ड। अब यहां देखो, यहां भी तो है, अब यहां V2 है, V3 कैसे समझोगे? यहां पर देखो 20 लाख रुपए का जो मुआवजा है, एक्स ग्रेशिया का मतलब जो मुआवजा दिया जाता है, अब ये अनाउंस्ड है, इसको आप V3 मानो और इसको आप पैसिव मानो, ये जो अनाउंस्ड है ना। इसीलिए कई बार हेडलाइन मुश्किल होता है कि क्या है, V2 है कि V3 है। अगर लिखा हुआ है कि 20 लाख एक्स ग्रेशिया और यहां लिखा है अनाउंस्ड, तो ये V2 हो नहीं सकता। अगर ये V2 होगा तो फिर इसको आप सब्जेक्ट मानोगे, तो क्या 20 लाख एक्स ग्रेशिया कुछ परफॉर्म करेगा? ये तो परफॉर्म नहीं कर सकता। अगर आप इसको वर्ब मानोगे सेकेंड फॉर्म, तो फिर इस सब्जेक्ट को डूअर करना पड़ेगा, हो नहीं सकता, ये पैसिव में होगा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि 20 लाख एक्स ग्रेशिया, या तो वाज मानो या हैज बिन मानो, तो हैज बिन मान लो, हैज बिन अनाउंस्ड, इतना अनाउंस कर दिया गया है, अनाउंस किया गया है, तो ये पैसिव हो गया। गॉट द पॉइंट? यहां तक क्लियर है? अब आगे देखिए, यहां लिखा है कि 20 वर्कर्स, यहां पर कॉमा है, लिखा है इंक्लूडिंग 9 विमेन वर बर्न्ड अलाइव। बस यहीं तक पहले देखते हैं।
अब सब्जेक्ट क्या है, 20 वर्कर्स सब्जेक्ट है। अब ये इंक्लूडिंग क्या है, कई लोगों को इंक्लूडिंग में बड़ी प्रॉब्लम होती है। इंक्लूडिंग को वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज समझते हैं। इंक्लूडिंग पर लेक्चर लीजिए पहले। मेरा मकसद अखबार पढ़ाना नहीं, अखबार की अंग्रेजी समझाना है तो इसलिए मैं ग्रामर के हिसाब से भी समझाता रहता हूं। तो वीडियो को लाइक करना शुरू कीजिए अगर ये आपके काम की चीज़ है, नहीं तो आप मेरे चैनल से चले जाइए, कहीं और जाइए जहां पर आपको बस फन करना है। यहां थोड़ा वही लोग रहें जो डीपली ग्रामर सीखना चाहते हैं। आइए, अगर मैं कहता हूं इंक्लूडिंग, तो इंक्लूडिंग एक्चुअली प्रेपोजिशन होता है। अच्छा, अगर मैं इंक्लूड को वर्ब मानूं, इंक्लूड, तो इंक्लूड वर्ब होता है। तो इस वर्ब का मतलब होता है शामिल करना। इंक्लूड करना मतलब शामिल करना। तो वर्ब के रूप में तो ऐसे यूज होगा कि अगर मैं बोलता हूं कि यार मैं तुम्हें शामिल कर लूंगा, आई विल इंक्लूड यू, तो ये वर्ब हो गया। तो ये इस तरह के सेंटेंस तो बहुत कम दिखेंगे। आपको क्या दिखेगा, ऐसे रहेगा कि 20 people were arrested including a lady। अगर ऐसा लिखा हुआ है 20 people were arrested including a lady, तो यहां including a lady क्या है। अगर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल आप कहोगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का तो मतलब होता है कि शामिल करते हुए। तो कौन शामिल कर रहा है, मतलब आप किसको यहां पर किसको मानोगे, कौन शामिल कर रहा है, सब्जेक्ट क्या है यहां पर, कैसे रखोगे। 20 people were arrested, सब्जेक्ट कैसे मिलेगा। अगर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज होता है तो आप रिड्यूस करते ना, आप किसी क्लॉज को रिड्यूस करते, तो इसको क्लॉज में पहले कन्वर्ट तो करो। कहां क्लॉज है, कैसे, अगर आप हु लगाओगे तो क्या हु वाज कैसे करोगे। अगर आप इसको क्लॉज बनाओगे तो आप यहां पर हु रख दोगे, यहां वर रख दोगे, तो कैसे होगा। 20 people were arrested who were including a lady, बन नहीं सकता। इससे साबित होता है कि सेंटेंस गलत है। आप इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज नहीं कह सकते, कुछ लोग इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज मानते हैं। दिस इज रॉन्ग, ये प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन का मतलब होता है कि उसमें शामिल है, इसका मतलब ही है कि उसमें शामिल है। तो कैसे बोलोगे कि 20 people were arrested इंक्लूडिंग, जिनमें है, इंक्लूडिंग अ लेडी, जिनमें एक लेडी है, जिनमें एक लेडी शामिल है। ये प्रेपोजिशन है, बहुत लोगों को पता नहीं होता। इंक्लूडिंग भी प्रेपोजिशन। जैसे आप प्रेपोजिशन के नाम पे क्या जानते हो, एट होगा, इन होगा, ऑन होगा, ओवर होगा, अंडरनीथ, बीनीथ, यही सब सुना होगा ना। इंक्लूडिंग भी प्रेपोजिशन है, फॉलोइंग भी प्रेपोजिशन है। ये लोगों को नहीं पता होता, बहुत लोगों को नहीं पता होता। चले, समझ गए। यहां पर है वर्ब बर्न्ड। अच्छा, अखबार का ये जो चीज है इस पर आप लोग भी गौर करना, ये इससे मैं ज्यादा सहमत नहीं हो पाता हूं। 20 वर्कर्स, ठीक है, वर बर्न्ड अलाइव, ये वर बर्न्ड क्या सोच के लगाते हैं, आज थोड़ा इस पर चर्चा हो जाए। क्या ये पैसिव सोचते हैं या ये स्टेट ऑफ बीइंग सोचते हैं, जरा इस पर आइए। अखबारों का तरीका है, मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा हूं, मैं एक तरीका बता रहा हूं कि इसका मतलब हम कैसे समझेंगे। अगर मैं कहता हूं कि 20 people were burnt alive, अब जितने भी हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो डीपली ग्रामर जानते हैं वो अपना दिमाग लगाइए। हम मान करके चलते हैं इस वर्ब को अगर मैं लिंकिंग वर्ब मानूं, अगर मैं इसको लिंकिंग वर्ब मान लूं, इस बर्न्ट को अगर मैं एडजेक्टिव मान लूं, एडजेक्टिव V3 वाला, तब तो ये स्टेट ऑफ बीइंग हो गया। आप खुद मुझे कमेंट बताओ कि यस और नो, स्टेट ऑफ बीइंग हो गया कि 20 लोग वर मतलब थे उस अवस्था में, किस अवस्था में, बर्न्ड, जले हुए अवस्था में थे, एकदम जिंदा जले हुए अवस्था में थे। लेकिन अगर मैं इसको पैसिव मानूंगा तो पैसिव का मतलब है कि जला दिए गए। जो लोग पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव जानते होंगे वो समझ रहे होंगे मेरी बात, कि 20 लोगों को जला दिया गया, इसका मतलब तो होगा कि 20 लोगों को जिंदा जला दिया गया, जिंदा जला दिया गया, यही मतलब हुआ ना इसका, कुछ और हुआ। देखिए 20 people were burnt alive, तो आपको नहीं लग रहा है कि जब अगर मैं इसका मतलब 20 लोगों को जिंदा जला दिया गया बोलूं तो ऐसा नहीं लगता कि किसी के द्वारा जलाया गया होगा, ऐसा लगता है कोई एजेंट होगा जो छुपा होगा। तो हमें इस तरह से फीलिंग आती है। तो अब अखबार वाला अगर कोई मिल जाए तो उससे यही पूछना है कि भाई आप ये क्या सोच के लगाते हो। 20 वर्कर्स वर बर्न्ड, क्या आप स्टेट ऑफ बीइंग सोचते हो कि जले हुई अवस्था में थे, क्या आप ये सोचते हो कि जला दिए गए, या आप ये सोचते हो कि जल गए। अगर आप सोचते हो जल गए तो उसका उपाय क्या है। अगर मुझे बोलना है 20 लोग जल गए, 20 लोग जल गए, जिंदा जल गए, जिंदा जल गए, तो यानी कि
अचानक से जल गए, गुस्से में आ गए, सदमे में आ गए, एक्साइटेड हो गए। चेंज इन स्टेट, यहां तो गेट का इस्तेमाल होता है। तो ऐसा नहीं हो सकता था कि 20 पीपल गॉट बर्न्ड, ये हो सकता है। और ये भी नहीं तो बर्न हमारा एक अर्गेटिव वर्ब है, एक हैपनिंग भी तो होता है। 20 लोग जल गए तो जल गए, अर्गेटिव कर दो ना, हैपनिंग दिखाओ इसको। 20 पीपल सीधा बर्न्ड लिखिए ना, 20 पीपल बर्न्ड, जल गए, बर्न्ड अर्गेटिव वर्ब, हैपनिंग वर्ब, बर्न्ड। इतने सारे उपाय हैं। तो अगर कोई ऐसा बंदा हो जो न्यूज पेपर लाइन से हो, अगर मेरे वीडियो को देख रहा हो, तो ये इस पर आप प्लीज कमेंट जरूर करें कि ये क्या स्टाइल है। ऐसे लिखा जाता है 20 पीपल वर किल्ड, तो वर किल्ड देख के हमें लगता है कि यार मार दिए गए, हमें ऐसी फीलिंग आती। तो इस पर अगर कोई कमेंट करना चाहे तो कमेंट कीजिए, मुझे जैसा लगा मैंने बताया। तो मैं फिलहाल इसको क्या मान के चलूं कि 20 वर्कर्स जिंदा जल गए, मैं तो ऐसी हिंदी बोलूंगा, जिनमें 9 महिलाएं भी शामिल थी। क्लियर? अब है एंड 9 आर बैटलिंग। अब यहां 9 आर बैटलिंग, इस 9 को क्या कर दिया गया है, इसको सब्जेक्ट बना दिया गया है। तो उस हिसाब से ज्यादा है तो यहां आर लगा है, 9 इज नहीं है, 9 आर है। बैटलिंग मतलब लड़ रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बैटल कर रहे हैं, फॉर देयर लाइफ्स, अपने जीवन के लिए, विद सीवियर बर्न्स। अब ये विद सीवियर बर्न्स का मतलब है कि उन पर है, एक प्रेपोजिशन विद लगाया जाता है। कैसे बोलते हैं कि ब्यूटीफुल गर्ल इज स्टैंडिंग विद लवली स्माइल ऑन हर फेस, तो ये विद का स्टाइल होता है कहने का। तो विद सीवियर बर्न्स, बहुत ही खतरनाक बर्न्स है। बर्न्स का मतलब इंजरी है, वो जले हुए घाव है। इन अ ब्लास्ट, जो ब्लास्ट में हुआ था, एट द श्री सूर्या फायर करके, सब बिला बिला जगह के नाम है, ये आप जगह के नाम ये सब पढ़ सकते हो। कब हुआ था? ऑन सैटरडे आफ्टरनून। ये सब तो हो गया, ये सब जगह के नाम है, इसलिए मैं ज्यादा इसको नहीं पढ़ रहा हूं। अब आइए, यह है 2 ऑफ द इंजर्ड आर रिपोर्टेड टू बी आउट ऑफ डेंजर। इसमें क्या कुछ सीखने को है? इंजर्ड पर जरा फोकस करेंगे आप। इंजर्ड एडजेक्टिव होता है कि नहीं होता, बताइए? होता है ना? इंजर्ड पर्सन, घायल व्यक्ति, इंजर्ड मैन, घायल आदमी। आप जरा इंजर्ड में यहां देखो, यहां द लगा हुआ है, यहां देखो कोई नाउन दिखाई दे रहा है? कई इंजर्ड मैन, इंजर्ड पीपल दिखाई दे रहा है? नहीं, द है, यानी कि इंजर्ड नाउन भी होता है। कैसे? देखिए यहां पर, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। ये सबको पता है कि इंजर्ड एक V3 एडजेक्टिव है, इंजर्ड एक V3 एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है घायल, कोई घायल अवस्था में है। मैं एक स्टेट ऑफ बीइंग दिखाता हूं कि भाई सोनू घायल है, सोनू इज इंजर्ड। मैं चेंज इन स्टेट दिखाता हूं, इंजर्ड की स्पेलिंग इंजर्ड। चेंज इन स्टेट दिखाता हूं, सोनू घायल हो गया, सोनू गॉट, अभी भी मैं एडजेक्टिव रख रहा हूं V3 इंजर्ड, सोनू गॉट इंजर्ड। अब बिल्कुल देख सकते हैं कि ये एडजेक्टिव है। मैं इंजर्ड के बगल में नाउन दिखाता हूं कि एन इंजर्ड मैन इज स्टैंडिंग देयर, एक घायल व्यक्ति वहां पर खड़ा है। यहां पर जो आप इंजर्ड देख रहे हो एक एडजेक्टिव है। कॉमन सी बात है कि मैन क्या है, नाउन है, तो ये जो इंजर्ड है ये एक एडजेक्टिव है जो कि इस मैन के बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। यस और नो? बिल्कुल क्लियर है। अब क्या होता है कि इस एडजेक्टिव को हम नाउन बना सकते हैं जब हम द लगाएंगे, और द के बाद जैसे हम इंजर्ड कर देंगे तो ये पूरा एक मास इंफॉर्मेशन देता है, यानी कि जितने भी घायल लोग हैं सबको मॉडिफाई कर देता है। मॉडिफाई का मतलब सबको, मतलब सारे पूरे घायल लोगों की जाति का बोध कराता है। शुद्ध हिंदी में बोलूं, यानी कि एक बार द इंजर्ड बोलते तमाम घायल लोगों पे बात हो जाती कि तमाम घायल लोग, यानी कि इंजर्ड, द इंजर्ड मतलब ऑल द इंजर्ड पीपल। ये फायदा है, आप समझ रहे हो? खाली द इंजर्ड कह दो, जैसे मैं ऐसे आपको बोलता हूं, मैंने बोला कि ही इज अ पुअर मैन, वो एक गरीब व्यक्ति है। मैन क्या है? नाउन है। पुअर क्या है? एडजेक्टिव, राइट? अब अगर मैं दुनिया में सारे गरीबों की बात करूं तो मुझे क्या करना है? द लगाना है। और जैसे मैं द पुअर कर दूंगा, द पुअर, इसका मतलब है ऑल द पुअर पीपल, ऑल द पुअर पीपल। मुझे अलग से फिर नाउन नहीं लगाना। मैंने कहा कि द पुअर कैन अंडरस्टैंड, द पुअर कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग।
तो जैसे मैंने द पुअर बोला, कहीं पीपल बोला है नहीं, इसका मतलब तमाम गरीब जाति, जितने भी गरीब लोग हैं सबके ऊपर बात चलेगी कि जितने भी गरीब है वो समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूं। ऐसे अगर मैं कहता हूं कि द रिच, मैं पीपल ना बोलूं तो तमाम रिच लोगों की बात चलेगी। अगर मैं कहता हूं द ब्लाइंड, तमाम ब्लाइंड लोगों की बात चलेगी। अगर मैं कहता हूं कि द वुंडेड, तमाम घायल लोगों की बात हो गई। द डिसेबल्ड, सारे डिसेबल्ड की बात हो गई। ये होता है कि एडजेक्टिव को नाउन में कन्वर्ट करते हैं, पूरी जाति का बोध कराया जाता है ना, कमाल की चीज। तो देखिए, टू ऑफ द इंजर्ड यानी कि घायल व्यक्तियों में से दो आर रिपोर्टेड टू बी आउट ऑफ डेंजर। ऐसा रिपोर्ट आया, ऐसा कहा गया है कि वो आउट ऑफ डेंजर है। अब ये रिपोर्टेड टू बी क्या है, इसको थोड़ा सा सीख लीजिए। ठीक है, होता क्या है, ये एक्चुअली इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव है, रिपोर्टेड टू बी। अभी भी वीडियो को अगर लाइक नहीं किया लाइक कर लीजिए। रिपोर्टेड टू बी, जैसे हम क्या कहते हैं कि ही इज रिपोर्टेड टू बी डेंजरस। अगर मैं ऐसा कहता हूं कि ही इज रिपोर्टेड टू बी डेंजरस, इसका मतलब क्या है? अब मैं इसको क्लॉज में कन्वर्ट करके आपको दिखाता हूं। मैं ऐसे बोलूंगा कि इट इज रिपोर्टेड दैट ही इज डेंजरस। अब शायद आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। इट इज रिपोर्टेड, ऐसा रिपोर्ट किया जाता है, ऐसा कहा जाता है, या ऐसा रिपोर्टेड है, ऐसा रिपोर्ट आया है। इस इट इज रिपोर्टेड का मतलब यूं समझो कि या तो ऐसा ही रिपोर्ट किया जाता है, या आप इसको इट हैज बीन रिपोर्टेड भी कह सकते हो, बट जनरली समझो कि इस तरह का रिपोर्ट है। इट इज रिपोर्टेड क्या, दैट ही इज डेंजरस, कि वो डेंजरस है, यानी कि ऐसा रिपोर्ट किया जाता है कि वो डेंजरस है। तो इस तरह के सेंटेंस को अचानक जब इन्फिनिटी में कन्वर्ट करते हैं ना, तो हमें इट इज विट इज हटा देना है, सीधा ही को उठाना है। हमने बोला कि ही, यहां से ही को उठाया कि ही इज रिपोर्टेड टू बी डेंजरस। ये है। जैसे अगर मैं ऐसा बोल दूं कि इट सीम्स दैट ही इज मैड। अब मैं सीधा ही को उठा के नहीं कह सकता कि ही सीम्स टू बी मैड, कह सकता हूं ना। वही चक्कर यहां पे चला हुआ है। यहां पर है कि टू ऑफ द इंजर्ड आर रिपोर्टेड टू बी आउट ऑफ डेंजर, यानी कि इट इज रिपोर्टेड दैट टू पीपल आर आउट ऑफ डेंजर। ऐसा रिपोर्ट है कि वो लोग आउट ऑफ डेंजर है। अब देखिए, ऑल द डिसीज्ड, अब यहां ध्यान दीजिए, डिसीज्ड पे ध्यान दीजिए। डिसीज्ड क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। डिसीज्ड मैन, डिसीज्ड पर्सन। यहां द डिसीज्ड, जितने भी मरे हुए लोग हैं सबके बारे में एक ही बारे में बात हो गई। मैं कहा था ना, द पुअर द रिच, वैसे ही ऑल द डिसीज्ड, सारे जो मृतक लोग हैं, एंड द इंजर्ड, और सारे जो घायल लोग हैं। देखो द से कितना खेला गया है, द इंजर्ड, पूरे घायल लोगों की का बोध हो गया, द डिसीज्ड, सारे मृतक लोगों का बोध हो गया। तो ऑल द डिसीज्ड एंड द इंजर्ड बिलोंग टू नियर बाय विलेज, वो नजदीक के गांव से बिलोंग करते हैं। बिलोंग के साथ टू आता है। हमारी कई माताएं बहनें हैं जो क्या गलती करती है, पता नहीं कौन उनके कान में मंत्र फूंक के चला गया है। मैं माताओं बहनों को इसलिए टारगेट कर रहा हूं कि उनके मुंह से मैंने ज्यादा सुना है, वो बिलोंग फ्रॉम कहती हैं। हमारे कुछ पुरुष भाई लोग भी होंगे जो बिलोंग फ्रॉम कहते होंगे। तो अगर मुझे कहना भाई आप कहां से बिलोंग करते हो, तो ऐसी अंग्रेजी होती है, वेयर डू यू बिलोंग टू होता है, बिलोंग फ्रॉम नहीं होता है। तो आप लोग जो बोलते हैं ना, वेयर डू यू बिलोंग फ्रॉम, कृपया ये ना बोले, ये गलत इंग्लिश है, दिस इज रॉन्ग इंग्लिश। कुछ लोग तो और महाचतुर हैं, वेयर डू यू के बाद वेयर डू यू बिलोंग को बिलोंग्स भी कर देते हैं। अरे भैया यू के साथ कहेगा बिलोंग्स, कॉमन सेंस किधर है भाई? यू के साथ बिलोंग्स ही शीट के साथ होता है, और तब भी सवाल पूछने में तो किसी के साथ नहीं होगा, वेयर डज शी बिलोंग टू। जब आप डू डज लगाओगे तो किधर से एस लगाओगे भाई? तो बहुत सारी गलतियां लोग करते हैं और यहां फ्रॉम लगा देते हैं, महा गलत है, डोंट डू दैट। चलिए, यहां लिखा है कि द एक्सप्लोजन अकर्ड। एक्सप्लोजन का मतलब जो विस्फोट है, एक्सप्लोजन अकर्ड, अकर्ड मतलब हुआ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से हुआ, अराउंड 2:30 PM, लगभग 2:30 के करीब हुआ। व्हेन 31 वर्कर्स वर प्रेजेंट एट द यूनिट। ये व्हेन क्या है? व्हेन से जब आपका सेंटेंस बनता है वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम कहलाता है, हमेशा याद रखिएगा। इसको ऐसे समझा कीजिए, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, ये आपका व्हेन है।
तो वेन को हम क्या करेंगे, WH कंजंक्शन बन जाता है, उसके बाद हम यहाँ पर सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद हम जो भी लगाते हैं। ऐसे मैंने बोला कि शी गॉट एंग्री, वो गुस्से में आ गई। कब आए गुस्से में? 10 बजे, रात को, कल, परसों, यही टाइम होता है ना, एडवर्ब ऑफ टाइम। अब मैं इसमें क्लॉज लगा दूं, शी गॉट एंग्री व्हेन शी सॉ मी। तो ये जो व्हेन शी सॉ मी है, एक्चुअली ये टाइम को दिखाता है कि वो एंग्री कब हुई, जब देखा तब हुई, यानी कि जब देखा, ये हमारा टाइम है। तो टाइम है मतलब ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, ये क्लॉज को बनाता है। व्हेन शी सॉ मी, यहां शी कर देता हूं SH, ठीक है जी, ये क्लॉज है। चलिए, तो यही है कि एक्सप्लोजन जो है 2:30 बजे हुआ, व्हेन, जब, कब हुआ, 2:30 बजे हुआ, बट 2:30 बजे हुआ, बट आगे क्या, कब? तो उस कब का भी जवाब दे रहा है कि व्हेन 31 वर्कर्स वर प्रेजेंट एट द यूनिट, की उस समय, 2:30 बजे के उस समय जब इतने लोग प्रेजेंट थे, इसलिए क्लॉज भी लगाया गया। एक तो टाइम है 2:30 बजे का समय, प्लस एक और मोमेंट दिखाने के लिए क्लॉज लगा दिया है। अब देखिए, 19 वर्कर्स हु had attended the morning shift had left during the lunch break। अब मैं बोलूं कि इसके अंदर सब्जेक्ट कहां है और सब्जेक्ट का प्रेडिकेट कहां है, जरा दिमाग लगाएंगे। 19 वाले में लगाइए दिमाग, कहां गया? अगर बहुत गौर से आप देखें तो ये 19 वर्कर्स, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, 19 वर्कर्स, ये आपका सब्जेक्ट है, राइट? ये हु तो सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये भी सब्जेक्ट नहीं है, ये सब सब्जेक्ट का हिस्सा थोड़ी है। आपका जो मेन सब्जेक्ट था वो 19 वर्कर्स, ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। अब ये सारे मैंने काट दिए, अब आपको सिर्फ 19 वर्कर्स दिखाई दे रहा है। 19 वर्कर्स का प्रेडिकेट किधर होगा? प्रेडिकेट मतलब कि आखिर 19 वर्कर्स की बाकी जो इंफॉर्मेशन है, जो वर्ब से जो शुरुआत होती है, वो किधर है, कहां पे है? यहां भी हेड लगा हुआ है, यहां भी हेड लगा हुआ है, तो यहां पर कंफ्यूजन होती है। तो इसको आइए समझते हैं। तो ऐसे समझिए कि जो 19 वर्कर्स हैं, उसके बाद ये हु हो नहीं सकता क्योंकि ये एडजेक्टिव क्लॉज बनाएगा, तो हु हैड अटेंडेड द मॉर्निंग शिफ्ट यहां तक नहीं है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। ये है, ये प्रेडिकेट यहां से शुरू है कि 19 वर्कर्स हैड लेफ्ट ड्यूरिंग द लंच ब्रेक। 19 वर्कर तो भैया लंच ब्रेक में चले गए थे। कौन से 19 वर्कर? हु हैड अटेंडेड द मॉर्निंग शिफ्ट, वो 19 वर्कर्स जिन्होंने ऑलरेडी मॉर्निंग शिफ्ट अटेंड किया था, वो तो लंच ब्रेक में चले गए थे, ये बात कही जा रही। तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है आपका। कभी बताऊंगा कि एडजेक्टिव क्लॉज में कभी यहां पर हु के इधर कॉमा आता है, कभी कॉमा नहीं आता, इसमें कॉमा नहीं आया, कॉमा का भी बहुत बड़ा फर्क है, कभी इस पर काम करेंगे। अब देखिए, 4 फायर क्रैकर यूनिट्स लोकेटेड within the same premises were gutted after piles of firecrackers stock and explosive material went up in flames। अब इसका मतलब समझते हैं। देखिए, 4 firecrackers unit located within the same premises were, ऐसी चीजों में देखिए सब्जेक्ट को ढूंढिए जरा, एक मिनट जरा जी। यहां पर सब्जेक्ट क्या है हमारा? 4 फायर क्रैकर यूनिट्स, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब सब्जेक्ट के बाद ये जो लोकेटेड है, क्या ये वर्ब है? क्या यहां से प्रेडिकेट चालू है, आपको लगता है? नहीं, ये 4 फायर क्रैकर यूनिट्स, ये है इसका वर गटेड, गटेड मतलब डिस्ट्रॉयड, वो डिस्ट्रॉयड हो गए थे, ये है। फिर ये लोकेटेड विद इन क्या है, इस पे नजर डालिए। तो ये जो लोकेटेड से लेके प्रीमाइसेस तक है, ये क्या है? लोकेटेड विद इन द सेम प्रीमाइसेस। अब इसके दो मतलब हो सकते हैं, दो मतलब ही नहीं, एक ही मतलब होगा। कैसे होगा देखिए, अगर बोलूं कि द स्कूल, और सीधा मैं लिख दूं कि लोकेटेड, द स्कूल लोकेटेड विद इन द प्रीमाइसेस ऑफ द बिल्डिंग बिलोंग्स टू सोनू।
अब मैं बोलूं कि भाई ये लोकेटेड विद इन द प्रीमाइजेस ऑफ द बिल्डिंग, इतना बड़ा, ये क्या है? तो हम इसको कुछ ऐसे करके देखेंगे। हमने लिखा द स्कूल, यहां पर विच लगा दिया, विच के बाद वॉज लगा दिया कि विच वॉज लोकेटेड, फिर कर दिया विद इन द प्रीमाइजेस ऑफ द बिल्डिंग बिलोंग्स टू सोलो। अब ये जो आप देख रहे हो विच वॉज लोकेटेड, या तो लोकेटेड क्या है? एक एडजेक्टिव है कि वो लोकेटेड था, वो स्थित था। तो कई बार इस तरह के जो एडजेक्टिव होते हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेज वगैरह लगे रहते हैं ना, इनको रिड्यूस किया जाता है। विच और वॉज को हटा दिया तो देखो क्या बन गया? लोकेटेड विद इन, ऐसा बन गया। ऐसा भी आपको दिखाई देगा। देखिए अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि ऐसे बोलता हूं कि द ब्यूटिफुल गर्ल हु इज इन द किचन, इज माई फ्रेंड। अब मैंने अच्छा खासा क्लॉज लगाया है, हु इज इन द किचन, यानी कि वो सुंदर लड़की जो किचन में है। अब मैं इसको रिड्यूस करूंगा। रिड्यूस कैसे करूंगा मैं? एक मिनट दीजिएगा गाइस। यस गाइस, कोई दरवाजे पर था। ओके, द ब्यूटिफुल गर्ल हु इज इन द किचन इज माई फ्रेंड। अगर मैं इसमें से हु इज हटा लूं, गौर फरमाइएगा, तो क्या हो जाएगा? द ब्यूटिफुल गर्ल इन द किचन हो जाएगी। नहीं, देखिए द ब्यूटिफुल गर्ल इन द किचन इज माई फ्रेंड। देखिए, तो इस तरीके से रिड्यूस करना भी चल रहा होता है, तो वैसे ही रिड्यूस किया जाता है। तो यहां पर ये जो है ना, लोकेटेड विद इन, यानी कि 4 फायर क्रैकर यूनिट्स विच वर लोकेटेड, या विच वर छुपा हुआ है। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि आफ्टर पाइल्स ऑफ फायर क्रैकर्स। पाइल्स ऑफ फायर क्रैकर्स मतलब एकदम बहुत सारा, एकदम झुंड। पाइल्स ऑफ फायर क्रैकर स्टॉक एंड एक्सप्लोसिव मटेरियल वेंट अप इन द फ्लेम्स। वेंट अप इन द फ्लेम्स का मतलब है कि एकदम राख हो गए, एकदम जलकर धुआं धुआं हो गए। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि ये जो आफ्टर आपको दिखाई दे रहा है, आफ्टर के बाद पाइल्स ऑफ फायर क्रैकर स्टॉक एंड एक्सप्लोसिव मटेरियल, ये सब्जेक्ट हो गया, और यहां पूरा का पूरा वर्ब आया है वेंट अप इन द फ्लेम्स, यानी कि आफ्टर के बाद आप पूरा का पूरा सब्जेक्ट लगा सकते, आफ्टर के बाद पूरा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लगा सकते। वो एक देख लीजिए, फिर खत्म करते चलते हैं, काफी टाइम हो गया। देखिए, जैसे आप आफ्टर लगाते हैं तो जनरली हम लोग आफ्टर के बाद क्या लगाते हैं? आफ्टर के बाद जेरेंट लगाते हैं। हम कहते हैं यार खाने के बाद, आफ्टर ईटिंग, दौड़ने के बाद, आफ्टर रनिंग, हम ऐसे बोलते हैं। या हम क्या करते हैं? आफ्टर के बाद नाउन या नाउन फ्रेज लगाते हैं। जैसे आफ्टर है, आफ्टर के बाद हमने कोई नाउन लगा दिया या नाउन फ्रेज लगा दिया, ऐसे ऐसा बोल दिया। एक मिनट, मीटिंग के बाद तो आफ्टर द मीटिंग, इस क्लास के बाद आफ्टर दिस क्लास। लेकिन कई बार क्या होता है कि आफ्टर के बाद हम पूरा एक सेंटेंस बोलते हैं, और ये जो सेंटेंस होता है, ये सेंटेंस या तो एक्टिव में होता है या ये पैसिव में होता है। ये पैसिव में होता है। जैसे ऐसे होता है कि आफ्टर द मैन हैड गॉन, ऐसा भी होगा। या आफ्टर ही हैड बीन बीटन, कई बार लोग इसको पास्ट इंडेफिनिटिव भी लगा देते हैं। तो कहने का मतलब कि पूरा का पूरा सेंटेंस भी आता है। कई बार प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है कि आफ्टर ही गोज टू ऑफिस, इस तरह से लिखा रहेगा। तो ये भी एक स्टाइल है समझने के लिए। इस तरह के सेंटेंसेस को हम एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। ये भी एडवर्ब क्लॉज होता है, ये भी टाइम को दिखाता है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम होता है। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि अपने बेटे के स्कूल जाने के बाद मैंने नाश्ता किया, तो मैं क्या बोलूंगा? मैंने नाश्ता किया, आई टुक ब्रेकफास्ट आफ्टर माई सन हैड गॉन टू स्कूल। तो देखा, आफ्टर के बाद पूरा का पूरा एक सेंटेंस बोला। खैर गाइस, काफी जानकारी हो गई, बस इतना ही बहुत है। पूरा अखबार भी मैं पढ़ा सकता हूं, बट इतना बहुत है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सीखते रहिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।